सुरेश सर हमारे बीच में है, तो आइए मिलकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश सर। थैंक यू। चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे कितने साल पहले, 20-21 साल पहले की चीज़ें याद हैं सर। आप तो आज भी उतनी ही एनर्जी में है, उतने ही जवान दिख रहे हैं। शायद मेरे ऊपर कुछ उम्र का असर हो गया होगा। बहुत कुछ सीखा सर मैंने आपसे, और जो चीज़ों को मैं मेमोराइज़ कर रहा हूँ तो उसमें एक तो आपसे मैंने ये सीखा था कि लाइफ में ऐसी ही परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव और सकारात्मक रख सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं तो वो मेरे अंदर मैं ये क्वालिटी कहीं ना कहीं मानते हैं, पाते हैं कि मैं कैसी भी परिस्थिति हो उसमें मैं कुछ ना कुछ सकारात्मक ढूंढने का प्रयास करता हूँ। और उसके पीछे संभवतः आपकी उस कहानी का बड़ा रोल है। जो कहानी आपने सुनाई थी कि 2 मेंढक थे, एक सुखी राम था, एक दुखी राम था, तो वो कहानी भी मैं चाहूँगा कि जरूर आज आप शेयर करें। 21 साल बाद आपके श्रीमुख से मुझे दोबारा सुनने का मौका मिलेगा और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। और लेकिन हम आगे बढ़ें सर, वो कहानी सुने, आपके बारे में कुछ जानें, उससे पहले मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आपका हमने छोटा सा इंटरव्यू वीडियो डाला था, तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आपकी इजाज़त है? प्लीज़ प्लीज़। रजत पासवान ने लिखा है, एक बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन के स्टाइल में लोगों को मोटिवेट करने वाले सच्चे, ईमानदार एंड देश के महान लीडर को कोटि कोटि प्रणाम। आरसीएम मिलेनियर क्लब ने लिखा है, अब तो धमाका होने ही वाला है, क्योंकि ऐसे महान शख्सियत का आगमन हो रहा है जो गुरुओं के गुरु एवं मुर्दे में भी जान झोंक देते हैं। यूसुफ शेख ने लिखा है, देयर इज नो वन लाइक यू, आई लाइक योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। संदीप मलिक ने लिखा है, आज कपिल शर्मा कॉमेडी लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको उनसे भी बड़ा मानता हूं, क्योंकि वो तो केवल हंसाते हैं। आपकी ट्रेनिंग में जो हास्य के साथ जो लाइफ के लिए जो आप सिखाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़े काम का है जी। तो बहुत लंबी लिस्ट है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी इन सब लोगों। थैंक यू। और मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ सर लोगों को, और वो नाम फेमस भी हो जाते हैं। अच्छा। तो आपको लेके मुझे एक नाम ये याद आ रहा है कि आप ट्रेनिंग फील्ड के कपिल शर्मा हैं। जिस अंदाज में आप बात करते हैं सर, वो अद्भुत है, और मतलब उसमें कोई बदलाव मैंने नहीं देखा। 20 साल पहले जब मैं आपको सुनता था जी, तो उस समय भी मतलब कोई बंदा हिल नहीं सकता था। आज भी जब हम आपको YouTube पे सुनते हैं तो आज भी वैसी ही स्थिति है। तो क्या राज है सर इसका, कैसे आपने उसको बनाए रखा है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और इन सब लोगों का जिन्होंने ये स्वीट कमेंट्स लिखे हैं। मुझे लगता है कपिल शर्मा टेलीविज़न का सुरेश सेमवाल है रादर देन मैं ट्रेनिंग का कपिल शर्मा हूँ, बिकॉज वो मेरे से उम्र में छोटे हैं। तो क्या बात है। दैट्स वन। सेकेंड जो डिफरेंस आपके आई थिंक एक श्रोता ने बताया है कि वो हंसाते हैं। और मैं चाहता हूँ आज मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आपके सब दर्शकों तक एक बात पहुँचाऊँ। देखिए, जो एक फ़र्क है कपिल शर्मा में और हमारे में, कपिल शर्मा का पर्पस हंसाना है, वही काम है। राइट। अब उसके लिए वो आपके मोटापे पे हंस सकते हैं, आपके कलर पे हंस सकते हैं, आपके जेंडर पे हंस सकते हैं, आपकी उम्र पे हंस सकते हैं, वो किसी भी चीज़ पर मतलब हंस सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉमेडी एज अ वर्ड मीन्स नॉनसेंस। एनीथिंग विच इज़ नॉनसेंस, उस पर हंसी आती है, राइट? लेकिन दैट इज़ कॉमेडी। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जब अपने सेमिनार में यूज़ करते हैं, हम किसी को जेंडर पे बात नहीं करते, हम किसी की उम्र पर नहीं हंसते, अच्छा हम किसी की कमज़ोरी पर नहीं हंसते। हम जब बात करते हैं तो हमारा उसमें ना डे टू डे लाइफ का हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिसमें आप और मैं महसूस करते हैं कि हाँ यार ये तो मैं भी करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों से कहता हूँ कि जी कई लोगों की शक्ल देखो जब सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे गन्ना जा रहा है मशीन में, और शाम को ऐसे निकलते हैं जैसे वो पीछे से छिलके होके निकला हुआ है, राइट? तो कई लोग जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमको तो 2-3 बार मोड़ के भी डालते हैं, राइट? और कुछ कहते हैं जी बीच में नींबू भी रखते हैं, धनिया भी रखते हैं। अब जैसे ही देखिए अब आप ये बात सुनते हैं तो आपके चेहरे पर ऑफकोर्स मुस्कान आती है, लेकिन जो आदमी इस बात को सुनता है इसमें ना वो किसी और को सोच के नहीं हंस रहा होता,
उसको याद आता है कि हाँ यार सुबह जब मैं उठता हूँ हर दिन आदमी ये सोच के उठता है कि यार छुट्टी होती तो मजा आ जाता है, तो अपने आप को देख पाता है उसको, रिलेट कर तो उसको एक मैसेज मिलता है। सर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ह्यूमर। ह्यूमर में पर्पस है आपको एक मैसेज देना है, लेकिन सरल तरीके से देना है। कॉमेडी में पर्पस है कि आपको हंसाना है। तो वो एक फ़र्क जो मुझे लगता है कि दुनिया धीरे धीरे समझ रही है, और उस पर हम देखिए, मैंने कोई सोच समझ के नहीं ऐसे किया था, लेकिन ये जो लोगों को हंसा कर मैसेज देना, उसका कारण ये था कि जो ऑडियंस हमारे सामने होती है सर, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। अच्छा, हमारी खासकर जो फील्ड है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, यहाँ सारे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं। यस यस। ट्रेनिंग का इनको एक्सपोजर होता है नेशनल और इंटरनेशनल। तो आप इनको ना कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते कि ये कहीं जी मैंने पहली बार सुना है सेमवाल से। जी जी जी। तो ज्ञान तो सीमित ही है दुनिया में। तो लेकिन अगर आप इस ज्ञान को इस तरीके से दे पाएँ किसी को कि उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए और उसको हल्का सा आभास हो जाए कि हाँ यार ये तो मैं करता हूँ और मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ द पर्पस जो शुरू से 20-22 साल से हम इसका ध्यान रखते हैं अपने प्रोग्राम्स में, और यही कारण है कि शायद लोगों को याद भी रहता है और थोड़ा उनके चेहरे पर मुस्कान भी आती है, और फिर शायद कुछ फ़र्क भी आता होगा जिनके जीवन में। दैट्स ग्रेट सर। शिव खेड़ा जी की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो ये जो आपका अंदाज़े बयां है सर, ये बहुत खूबसूरत है, और जनरली ज्ञान से लोगों को थोड़ा सा भारी भरकम लगता है। उनको लगता है कि यार बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन आपको जब भी हम सुनते हैं तो वो जितना लंबे सुनते ही चले जाएं तो उसमें लर्निंग भी हो रही है, ह्यूमर भी है, इंटरटेनमेंट भी है, रिलेट भी करता है आदमी कहीं ना कहीं। तो वंडरफुल सर। शुरुआत कहाँ से हुई सुरेश सर? ये वाला नेचर बचपन से ही था या ट्रेनिंग में आने के बाद हुआ है? देखिए, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि नहीं कहना चाहिए। जो आप लोग मुझे ट्रेनिंग में देखते हैं या जो आप मुझे वीडियोस में देखते हैं सर, अगर आप मेरे जो साथ लोग रहते हैं, अगर आप उनसे फीडबैक लेंगे हाँ, तो आपको हो सकता है बड़ा डिफरेंट फीडबैक मिले। मतलब भाभी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ भाभी जी की बात नहीं कर रहा, मैं बेटा जी की भी कर रहा हूँ, पिताजी की भी कर रहा हूँ, भाई जी की भी कर रहा ठीक हूँ, है। पार्टनर की भी कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ की भी कर रहा हूँ, पड़ोसियों की भी कर रहा हूँ। तो देखिए, ये मेरे ना कार्य का हिस्सा है, मेरी कार्यशैली का हिस्सा है कि जहाँ मुझे अपनी बात को लोगों को सरलता से समझाना होता है। राइट। तो वहाँ ऑफ कोर्स एक डिफरेंट रोल में हम रहते हैं, बट अदरवाइज आपको शायद सुन के अजीब लगेगा, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप तभी बोलते हैं जब पैसा मिलता है? मैं तभी बोलता हूँ जब मुझे लगता है बोलने का फ़ायदा हो रहा है। अगर पैसा ना भी मिल रहा हो लेकिन कोई सामने सुनने वाला है हाँ। और मैं कुछ बोलूँगा और उससे कुछ वैल्यू ऐड होगी, तो वहाँ मैं बोलने को तैयार। जैसे आज आई एम श्योर मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, पर आपके साथ बोल रहा हूँ। ये दैट्स ग्रेट। तो शुरुआत कहाँ से हुई सर? स्कूलिंग, एजुकेशन, फिर ट्रेनिंग फील्ड कैसे चुना आपने? वंस अगेन ट्रेनिंग फील्ड को मैंने नहीं चुना। अच्छा। हाँ, मेरे सपनों में भी कभी नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूंगा। हाँ, मैं आ गया जी ट्रेनिंग फील्ड। अच्छा। हाँ जी, मेरी शुरुआत तो फाइनेंस बैकग्राउंड है मेरी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं फाइनेंस में ही रहना चाहता था। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं मैनेजर के पद पर कार्यरत था। लेकिन हुआ क्या कि मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। अच्छा। और जब मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए और मैंने ट्रेनर्स को सुना, तो मुझे लगा इनसे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वाह क्या बात है। तो शायद उस खुराफात से, और एक्चुअली क्या था कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में ना मैं हमेशा हेड बॉय होता था। अच्छा। डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई प्रोफेशन भी होता है। राइट। तो प्रोफेशन तो हमने वही ट्रेडिशनल प्रोफेशन सुन रखे थे, या तो डॉक्टर बन जाओ बहुत इंटेलिजेंट हो तो, नहीं तो इंजीनियर बनो, नहीं तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, और कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुछ और सोचो। तो हम बीच वाले थे, कॉमर्स वाले। तो ना अपने को हम बिल्कुल इधर समझते थे ना बिल्कुल ऊपर समझते थे। तो वो उसी लाइन में चल रहे थे, पर फिर कुछ परिस्थितियाँ होती रही, ट्रेनर्स का एक्सपोजर मिला, और फिर मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर प्रमोद बत्रा जी सर, जिनकी सुखीराम दुखीराम की आप कहानी की चर्चा कर रहे हो, मेरी नहीं है, वो डॉक्टर प्रमोद बत्रा साहब की कहानी है। तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर उनके पुत्र श्री विजय बत्रा जी, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने भरोसा दिखाया, और फिर बस ये पता नहीं जी, प्रभु कृपा से ये गाड़ी चलती रही और आज तक बहुत अच्छी चल रही है। दैट्स ग्रेट सर।
सुखीराम दुखीराम की जो कहानी है सर, उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से छुआ, क्योंकि वो बहुत एक है ना रियल स्टोरी जैसी लगी कि यार परिस्थितियाँ तो वैसी थी और परिस्थितियाँ हर किसी के पास में आती हैं। जी। आप उन परिस्थितियों में एक अगर अच्छे से नहीं सोच पाता तो मर जाता है, दूसरा मोटा ताज़ा होकर बाहर निकलता है। तो वो स्टोरी अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ व्यूवर्स की ज़िंदगी में फ़र्क डालेगी वो। मैं स्टोरी दोबारा बताता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ये स्टोरी डॉक्टर प्रमोद बत्रा की है, मेरी नहीं है। आजकल ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो रहा है, लोग किसी की भी चीज़ चुरा करके बोल रहे हैं सर, बिना क्रेडिट दिए बोल रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि लोगों में इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना झूठ भर गया अंदर। तो वो मैं नहीं करना चाहता। ये स्टोरी डॉक्टर प्रमोद बत्रा साहब की है। आपने सर एक बहुत अच्छी बात कही, इसी में मजाक मजाक में आप बहुत गहरी बात कह देते हैं, वो ये कि अगर आप बहुत ईमानदारी से किसी व्यक्ति की चीज़ को आप प्रस्तुत करने से पहले उसका नाम ले लेते हैं तो उससे एक तो ऑथेंटिसिटी बनी रहती है और दूसरी आपकी इज्जत जो है खुद बढ़ जाती है लोगों की नज़रों में, और वो इज्जत आपने बढ़ा ली सर ये बोल के। अरे नहीं सर, तो ये स्टोरी डॉक्टर प्रमोद बत्रा साहब की है कि एक जगह दो मेंढक खेल रहे थे। तो स्कूल के कुछ बच्चे गुजर रहे थे, बच्चों को तो आपको पता है शरारती होते हैं। तो उन्होंने देखा कि मेंढक खेल रहे हैं और एक दूध वाला अपनी साइकिल पर वो दो साइड वो दूध के जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो रख के दूध देने किसी घर के अंदर गया हुआ है। राइट। तो मेंढक देखे, दूध के बर्तन देखे, बच्चों को शरारत सूझी, तो उन्होंने दोनों मेंढक पकड़े और दूध वाले की फिरकी लेने के लिए एक डब्बे में एक मेंढक, दूसरे डब्बे में दूसरा मेंढक डाल के भाग गए। अब इमेजिन कीजिए एक बंद डब्बे में दो मेंढक हैं। तो एक मेंढक जो गिरा, जो थोड़ा दुखीराम कैटेगरी का मेंढक था, तो गिरते ही जो वो टिपिकल रिस्पॉन्स होते हैं कठिन परिस्थिति में कि बच्चों तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारे मम्मी पापा को कीड़े पड़े हैं, तुम्हारे नाना नानी नरक में जाए हैं, तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए, हम अच्छा खासा खेल रहे थे, हमें फेंकने की क्या ज़रूरत थी। तो जब बच्चों को कोस लिया तो फिर कहता ऊपर वाले तेरे भी कितना नाइंसाफ़ी है, छोटा सा मेंढक बनाया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ढक्कन खोल नहीं सकता, और ऐसे हीनता वाले विचारों के साथ तो उसमें डूब के मर गया। अच्छा। दूसरा डब्बा, दूसरा मेंढक जिसमें डाला गया है, अब वो भी गिरा, लेकिन उसने गिरते ही पहले उछला ढक्कन खोलने के लिए। तो ढक्कन तो खुला नहीं, वो हैवी होता है, तो उसके खोपड़ी पे एंटीना आ गया। लेकिन फिर उसने कहा कि ओह ऊपर वाले इन बच्चों को सद्बुद्धि दे कि यार इनके पास खेलने को और बहुत कुछ है, हम मेंढकों को क्यों परेशान करते हैं। तो पर खैर, तो फिर कहता चलो ऊपर वाले अब फंस गया हूँ तो कुछ आइडिया दे। तो जब उसने शांत भाव से ऊपर वाले से ये प्रार्थना की कि कुछ आइडिया दे, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो इसमें दूध के ऊपर ऊपर तैर रहा हूँ। तो उसको ध्यान आया कि मैं तो मेंढक हूँ ना, मैं तो तैर सकता हूँ, जब तक ढक्कन नहीं खुलता तैर लेता हूँ। तो उसने कहा थैंक यू गॉड, तूने मेंढक बनाया तो मैं जब तक ढक्कन नहीं खुलता मैं तैर लेता हूँ। तो उसने वो जो छोटा सा होता है वो, तो उसने गोल 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 तैरना शुरू किया। अब टेक्निकली मुझे नहीं पता, पर जब दूध को बहुत सारा घुमाया जाए, बिलोया जाए, तो उसमें हल्की सी वो मक्खन की परत बन जाती है। यस यस। तो फिर उसके बाद वो मेंढक जो है उस परत के ऊपर बैठ गया था, उसको घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हल्का दूध के अंदर था पर मुंह बाहर था। तो अब आराम से बैठा हुआ, लेटा हुआ, और मक्खन को हल्का हल्का साइड में से खा रहा है। अब उसने अपनी जिंदगी में कभी मक्खन टेस्ट नहीं किया था, तो मक्खन टेस्ट किया तो और एनर्जी आ गई, तो वो और तेज घूमा। तो जब और तेज घूमा तो वो मक्खन की परत और मोटी हो गई, तो फिर इसने और खाया। और दूध वाले ने अगले घर जाने के लिए दूध का ढक्कन तो खोलना ही था, तो उसने ढक्कन खोला, मेंढक बाहर, और मेंढक की जान बच गई। अच्छा, जब दूध वाले ने देखा कि ओए ये तो डब्बे में से मेंढक निकला है, तो उसने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, ढक्कन बंद किया। और दूसरा देखा कि वो इसमें मेंढक मरा पड़ा है, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, मेंढक बाहर निकाला, दूध बेचने चल पड़ा। तो अब इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि अगर आप रोना धोना करोगे ना, आपके साथ कोई बैठ के रोने धोने वाला नहीं है। लोग मजाक ज़रूर करते हैं, जैसे वो किसी कहा दोहा भी है ना कि अगर आप हर किसी के सामने अपना रोना रोओगे तो लोग उसका आनंद लेते हैं। Yes. अपना कष्ट भी सबको नहीं बताना चाहिए, उसको बताना चाहिए जो उस कष्ट में सुने और आपके साथ सहानुभूति रखता हो, आपकी कोई मदद कर सके। हर किसी को कष्ट बताएंगे तो लोग आपसे आनंद लेते हैं, फिरकी लेते हैं। तो इस वाले ने क्या किया जी, इसने कठिन परिस्थिति में अपने हाथ पैर नहीं छोड़े, हाथ पैर चलाता रहा, और अपने कर्म का उसको फल भी मिला, मक्खन भी खाया जो जीवन में पहले कभी नहीं खाया था, और कठिन परिस्थिति से बाहर भी आया। तो ये कहानी डॉक्टर प्रमोद बत्रा साहब अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा सुनाते थे। और यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी आपके दर्शकों को कि डॉक्टर प्रमोद बत्रा साहब
वैसे तो आजकल आपको पता है जी, हर दूसरा आदमी जिसकी ज़बान चलती है, लैपटॉप है, वो आजकल ट्रेनर है, स्पीकर है। लेकिन डॉक्टर प्रमोद बत्रा जो स्पीकर या ट्रेनर थे, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, जैसे वत्स साहब आप जानते होंगे, हम उन लोगों की इज्जत तब तक करते हैं जब तक उनको ढंग से जानते नहीं है। आपने नोटिस किया नहीं है? आप जितना ज़्यादा किसी के साथ टाइम लगा लो ना, उतनी इज्जत का ग्राफ कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि लोग शुरू में बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद फिर सारी असलियत सामने आने लग जाती है। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जी कि डॉक्टर प्रमोद बत्रा साहब के साथ जब मैंने काम किया, जैसे जैसे हमारा मतलब उनके साथ समय बढ़ता गया, तो हमारे दिमाग में, दिल में उनके प्रति इज्जत बढ़ती गई। यस, वेरी ट्रू। क्योंकि वो सिर्फ कहते नहीं थे इन चीज़ों को। आप अंदाज़ा लगाइए, जब मैं उनके साथ काम करता था तब उनकी उम्र 70+ थी, 2 बाईपास हो चुके थे, अच्छा, पैंक्रियास का ऑपरेशन हो चुका था, एक आंख से उनको दिखता नहीं था, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मतलब वो कहते थे तुम नाम बताओ मुझे है। अच्छा, हाँ, एक दिन में 65+ टैबलेट्स खाते थे टू मेंटेन हिमसेल्फ। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन वो आपको ना दें और आप उनके साथ बैठे हैं, हाँ, तो आप कह नहीं सकते। यस, मैं मिला हूँ पर्सनली। हाँ सर से। तो उनका घर जैसे ना निज़ामुद्दीन में था। अब आजकल तो आप देख रहे हो जी, लोग बड़े बड़े महलों के शौकीन हो गए हैं, तो उनका निज़ामुद्दीन में घर था, बड़ा सिंपल घर। निज़ामुद्दीन वैसे महंगी जगह है, लेकिन वहाँ उनका घर था, छोटा घर था साइज़ में। तो उनका जो एटीट्यूड सुखीराम वाला है, वो हमेशा कहते थे, हम कहते थे सर कि आप अगर थोड़ा बड़ा वाला ले लो जी, अब आप गुड़गांव चले जाओ, नोएडा चले जाओ। वो कहते हैं यार ये लोधी गार्डन है, और उसके सामने वो एक वो हुमायूं टॉम्ब है जी। कहते इतनी बड़ी टॉम्ब हुमायूं ने हमारे लिए बना रखी है, वॉक करने के लिए फ्री है। कहते मैं बड़े ले लूंगा, सामने एक वो बगान सा बना लूंगा अपना। वो ये इतना बड़ा गार्डन है, 10 कदम और वॉक ही तो करनी है। तो कह रहे है तो सही, मैं राजा हूँ यार। सो ही वाज रियली अ सुखीराम, रियली अ सुखीराम। और जो भी थोड़ा बहुत लोग हम में वो जो मुस्कान देखते हैं, या जो जिस स्टाइल की आप तारीफ कर रहे हो सर, वो सारा डॉक्टर प्रमोद बत्रा की देन है। उनके साथ क्योंकि काम किया है, तो वो थोड़ी बहुत शायद वो अच्छाई जो है हम पर भी थोड़ा लग गई होगी जी। सो दैट्स इट। दैट्स ग्रेट सर। इस चीज़ को मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है, क्योंकि पिछले 23-24 सालों से लोगों के बीच में ही रहते हैं। और जब आप लोगों के नज़दीक जाते हैं तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप उससे इतना दूर हो जाते हैं कि कभी मिलेंगे नहीं, कि फिर आप इतना नज़दीक पहुंच जाते हैं कि आप उससे रियली बहुत इंस्पायर होते हैं और उसको फिर अपना आप आइडियल बना लेते हैं। सो दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा आपने रिलेट भी किया, और बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ से रिलेट भी करते होंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ सर। वो पंजाबी है ना डॉक्टर प्रमोद बत्रा जी जी जी। तो एक चीज़ बहुत अच्छी बोलते थे, कह रहे मन नीवा मत ऊंची। अच्छा, मन नीवा मत ऊंचे, मतलब विनम्र रहो, बड़ा सोचो, बड़े बनो, लेकिन रहो विनम्र। अब आजकल आप देखिए बिल्कुल विपरीत है। मतलब एक आप किसी आदमी से 3 सवाल गहराई में पूछ लो तो तला टच हो जाता है, पता चल जाता है इसके नीचे कुछ है नहीं। लेकिन भाई साहब आडंबर इतना बड़ा खड़ा करके रखते हैं लोग, एंड दैट इज़ वाई, आप पता नहीं अब कैसा लगेगा लोगों को सुनने में, लेकिन ऑल प्रिटेंशन लीड्स टू टेंशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए जब भी कोई आदमी वो प्रदर्शन कर रहा है जो वो है नहीं, हो सकता है दुनिया को पता ना चले, पर उसका एक एक सेल को पता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। और आप शायद जानते हैं, हमें एनएलपी में सिखाया जाता है, बॉडी नेवर लाइज। यस, बॉडी नेवर लाइज। तो होता क्या है कि जब आदमी झूठ बोलता है, अब उसके शरीर को तो पता है सच्चाई, उसके हर सेल को पता है, तो हार्ट बीट रिदम इधर उधर होती है कि यार नहीं तू ऐसा सोचता थोड़ी जैसा तू बोल रहा है, तू बोल कुछ और रहा है, करता कुछ और है। तो हार्ट बीट की रिदम मिस होती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, तो इट हर्ट्स। प्रिटेंशन लीड्स टू टेंशन। वेरी ट्रू। क्या कारण है कि जितने लोग फेमस होते हैं सर, जितने लोग फेमस होते हैं, वही लोग हल्का सा लाइफ में जब पंगा होता है तो यही आपको ना फिर थोड़ा जल्दी इधर उधर होता है। यस, वेरी ट्रू। कोई बालकनी से कूद जाता है, कोई दारू पीने लग जाता है, कोई ड्रग्स पे चला जाता है, कोई आत्महत्या कर लेते हैं। अब आप सोच के देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अब आजकल फिल्टर्स का ज़माना है सर, हर कोई खूबसूरत लगता है। अब दिक्कत ये है कि आप फिल्टर, जैसे मेरी फिल्टर की डीपी तो आप देखोगे ना सर, वो तो आपको दिखेगी ना, मुझे तो अपनी शक्ल रोज आईने में दिख रही है। सही है।
अब अगर मेरी फिल्टर की डीपी और मेरी बाकी सारी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोज आईने में देखता हूँ एक्चुअल, तो भाई साहब जो मेरा बाजा बजता है ना रोज, वो सिर्फ फिर मैं ही जानता। तो मैं वही लोगों से कह रहा हूँ जो डॉक्टर प्रमोद बत्रा कहते हैं, प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप हैं आप ठीक है, इसको और बेहतर बना लो, लेकिन आडंबर मत बढ़ाओ, अपना सब्सटेंस बढ़ाओ। यस, आपके अंदर अगर गहराई बढ़ेगी तो आपकी ऊंचाई अपने आप बढ़ेगी। लेकिन लोग क्या गहराई पर नहीं जाते और ऊंचाई बढ़ा लेते, तो फिर वो इतने शेकी ग्राउंड पर होते हैं कि थोड़ी सी भी चीज इधर उधर होती है तो दे क्रैक। यस यस, वेरी ट्रू। मेरा भी अपना ये मानना है सर कि आप जिंदगी को जितना सरलता के साथ में जिएंगे ना, उतना आप आनंद ले पाएंगे। बस भाई, उसमें जैसे ही कुछ भी दिखावटापन, ड्रामेबाजी लेके आएंगे तो जीवन का जो आनंद है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। और इसी शायद इन्हीं सब चीज़ों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं सर। आपसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में जब एक बेस बनता है ना, बहुत सुना। मेरी एक बड़ी फेमस ऑडियो आई थी सर आज से लगभग 15 साल पहले जी, उसका नाम था सिंपली द बेस्ट। ओके, तो उसमें ये था कि अगर आप सिंपल रहोगे तो आपका अंदर का जो बेस्ट है ना वो बाहर निकल के आएगा। साधारण रहोगे, कोई आडंबर नहीं करोगे। तो वंडरफुल सर, बहुत सारा ज्ञान है सुरेश सर आप में। एक सब्जेक्ट को जरूर मैं इस इंटरव्यू में कवर करना चाहूँगा जी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर व्यक्ति की ज़िंदगी में लिए, वो है लक्ष्य, गोल्स हम अंग्रेजी में उसको बोल सकते हैं। लक्ष्य कितना इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, और अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक कोई लक्ष्य बनाया नहीं है, सुना है बस उसने उसके बारे में, तो उसे किस प्रकार के लक्ष्य बनाने चाहिए? देखिए कोई भी इंसान, अच्छा ये मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना मुझे समझ आता है सर प्लीज़। मुझे लगता है कोई भी इंसान बिना लक्ष्य का नहीं होता। राइट, लक्ष्य हर इंसान का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बिना लक्ष्य के तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, कुछ जीवन चलेगा नहीं ना। जैसे आज मैंने कुछ नहीं करना, ये भी लक्ष्य ही तो है। अच्छा, भाई आज मैंने कुछ नहीं करना, ये भी लक्ष्य है। भाई गोल हो गया। प्रोडक्टिव गोल नहीं है लेकिन गोल तो है। गोल तो है। हाँ, अब आजकल कईयों का लक्ष्य है उनको 2000 के नोट एडजस्ट करने हैं। गोल है, हाँ, गोल है। अच्छा किसी को हमको आज ये वीडियो शूट करना है, गोल है। बिना लक्ष्य का तो दुनिया में कोई आदमी नहीं है। फर्क सिर्फ ये है क्वालिटी ऑफ लक्ष्य। अब इसमें जो फिर थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि आपका लक्ष्य जितना आपसे बड़ा होगा उतना आपको बेहतर बनाएगा। राइट। अब जिसका लक्ष्य सिर्फ मैं, मेरा, मेरे लिए है, वो भी तरक्की करते हैं, वो भी तरक्की करते हैं, लेकिन वो पता नहीं पैसे कमा लेते होंगे, लेकिन वो जो आनंद है उससे वो वंचित रहते हैं। उनमें डोपामिन तो रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है। ये जो हैप्पी केमिकल्स हैं ना, एक तो डोपामिन है, एक सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन आता है संतुष्टि से, और संतुष्टि वो नहीं कि जितना मेरे पास है बहुत है, वो नहीं मैं कह रहा। संतुष्टि आदमी को कब आती है? जब उसको ये फील होता है कि मैंने वो किया जो मैं कर सकता था, फिर संतुष्टि आती है। संतुष्टि ये नहीं कि भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिलेगा ही, तो मैं घर ही बैठा रहूं, वो संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि मतलब जब आप जो कर सकते थे आपने वो किया, और उसके बाद जो फिर आपको मिला उसके बारे में फिर आप चू नहीं कर रहे, फिर ठीक है भाई, जो मिला करने के बाद वो प्रसाद है, वो सेरोटोनिन है। लेकिन वो किस में रिलीज होगा? जो मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से कुछ नया कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उसमें वो रिलीज हो रहा है। बाकी सब लोग लक्ष्य तो बिना कोई है ही नहीं साहब। लक्ष्य के बिना आदमी एक दिन नहीं जी सकता। बट डिफरेंस इज क्वालिटी ऑफ गोल। राइट राइट। और मेरी हमेशा लोगों से सलाह है कि अपने लक्ष्य में दूसरे लोगों को इंक्लूड करो। राइट। सिर्फ अपना मत सोचो मैं, मेरा। आजकल अब आप देखिए, अब न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है सर। मैं, तोता, मैना और मेरे 2 चूजे। किसी से पूछो तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, मेरी बीवी, 2 बच्चे। अबे तुम टपके हो कहीं से, तुम्हारे माँ बाप भी तो होंगे, दादा दादी होंगे, भाई बहन होंगे, इनका परिचय भी नहीं बताते लोग। सही है। राइट। मतलब फैमिली के बोलते ही बस मैं, तोता, मैना और चूजे। ओ भाई साहब, मतलब दुनिया छोड़ो इंक्लूड करना, माँ बाप को इंक्लूड नहीं करते लोग। वेरी ट्रू। सपने बना रहे हैं, मैंने घर लेना है गुड़गांव में। वेरी गुड। कितना रूम? 2 बेडरूम। तो तेरे मम्मी पापा कहाँ रहेंगे? अब मम्मी पापा ना गुड़गांव जाना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता उनको। हाँ उनको अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड।
तो आजकल लोगों के ना लक्ष्य भी देखो, मैं मेरा। तो ठीक है, इतना भी कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर बड़ा लक्ष्य बनाओगे, ज़्यादा लोग इंक्लूड करोगे, मैं कह रहा हूँ चलो समाज को नहीं कर सकते, कम से कम अपने फैमिली को तो ढंग से इंक्लूड कर लो। यस यस, वेरी ट्रू। So the more people you include in your goal, the better आनंद you feel in life. दैट्स ग्रेट। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, जी। तो उसमें बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं ना बहुत छोटे गोल बना लेते हैं और उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज मैंने मिला। उसमें शायद मैंने ये कहा होगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग अपने लक्ष्य अचीव नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये है कि इतने टुच्चे गोल बनाते हैं और उनको रोज अचीव कर लेते हैं। जी सर। प्रॉब्लम ये है क्योंकि जब आप छोटा गोल बनाओगे, अच्छा ब्रेन की जो एनर्जी है वो छोटा बनाओ बड़ा बनाओ सेम खर्च होती है। आपकी ब्रेन की एनर्जी तो सेम खर्च होती है ना, सड़क पार करने में भी उतना ही स्ट्रेस है बाय द वे जितना बाकी आपको बड़े काम करने के स्ट्रेस है। राइट। स्ट्रेस तो सेम है ना। तो टुच्चे कैसे लक्ष्य है सर, उसको डिफाइन अगर करें तो? देखो मेरी परिभाषा थोड़ी ज़्यादा कठिन है। मेरी परिभाषा है जो सिर्फ मैं मेरा सोच रहा है वो टुच्चा लक्ष्य है, चाहे कुछ भी सोच रहा है। जिसमें सिर्फ मैं मेरा है ना वो टुच्चा लक्ष्य है। जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना बड़ा लक्ष्य है। जिसमें ज़्यादा लोगों का भला होगा उतना अच्छा लक्ष्य है। गांधी जी ने सोचा कि देश को आज़ादी दिलानी है, इतने सारे लोगों को अब वो बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी। हाँ वो बहुत बड़ा है, वो आप कहो हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंक्लूड एज मैनी पीपल एज यू कैन। जैसे मैं तो इतने बड़े बड़े नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो मेरी एक छोटी सी कंपनी है, मेरे पास 10 लोग हैं, तो मेरे ये 10 लोगों के जीवन में क्रांति आए, कम से कम इतना तो सोचूं। राइट राइट। जो अपना समय मुझे दे रहे हैं, मेरे साथ जीवन लगा रहे हैं, तो कम से कम उन 10 का तो सोचूं जब मैं अपना काम कर रहा हूँ। राइट राइट राइट। So that is what I mean, quality goals. So you should include other people's welfare. और मैंने तो ये नोटिस किया है कि जितना आप ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो और इंक्लूड करते हो ना, आपकी तरक्की ज़्यादा होती है। वेरी ट्रू। मैं अभी पिछले दिनों से एक बुक पढ़ रहा था, जापानीज बुक है, इकिगाई, काफी फेमस हुई, बहुत अच्छी किताब। और उनका मतलब उसकी रिसर्च यही कहती है, उसका करक्स भी यही है कि जापानीज सबसे ज़्यादा दुनिया में इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दे बिलीव इन पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सुरेश सर, जापानीज में रिटायरमेंट है ना, ये वर्ड ही नहीं है। जैसे अपने यहाँ तो होता है ना यार 55 साल हो गए रिटायरमेंट की ज़िंदगी जिएंगे, अब ये करेंगे, कुछ काम धाम करना ही नहीं है। तो जापानीज में रिटायरमेंट ये वर्ड है ही नहीं, तो वहाँ रिटायर कोई होता ही नहीं है। पर्पसफुल लाइफ जीते हैं लोग, पर्पस वही कि भाई दूसरों के लिए कुछ करना है, और फिर नेचुरली लंबा भी जी पाते हैं, शायद आनंद से भी जी पाते होंगे। हाँ, पर्पस से देखिए, मैं लाइटर नोट पर कह रहा हूँ, आप जनरली देखिए पॉलिटिशियंस की आयु ज़्यादा होती है, जनरली बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट, लंबी उम्र तक भी। हाँ हाँ, वेरी ट्रू। क्यों? क्योंकि इनके लक्ष्य, वो जो पोजीशंस हैं, वो पाने में भाई साहब उम्र लग जाती है। सही है। तो आप देखिए, मतलब 70 साल का पॉलिटिशियन आपको 70 साल का कभी लगता ही नहीं लगता। यस। और जब हमारी ममता बनर्जी की क्या एज गेस करते हैं, और चुनाव में तो जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या बात है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री देखिए आप, मतलब सारे लोग देखिए। तो अब आप और मैं हो सकता है पॉलिटिशियंस को पसंद करते हो ना करते हो, पर एक चीज उनकी अच्छी है, वो इतना बड़ा लक्ष्य रख रखा होता है, इतनी बड़ी पोस्ट का। तो वही उनकी ना, मैं कहता हूँ आयु भी बढ़ाता है। और संतुष्टि नहीं है, एमएलए बन गए तो मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बन गए तो विच इज बनना है। हाँ यस, हाँ, परफेक्टली फाइन। यस, दैट्स ग्रेट सुरेश सर, बहुत सारी नॉलेज है। एक इंटरव्यू में काम नहीं चलेगा, हम लोग दोबारा शूट करेंगे। आपने समय निकाला स्पेशल एपिसोड में, एपिसोड और भी बहुत सारे आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें विशेष दी हैं कि आप 1000 एपिसोड तक करो, लेकिन आज का जो एपिसोड है ये एक रिमार्केबल एपिसोड होगा, क्योंकि व्यूअर्स के अपने लोकेशन पे, अपने स्टूडियो में शूट हो रहा है, तो इसका हिस्सा बने। दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से सुरेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।